कॉलेज रिकॉर्डेड लेक्चर्स से अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर के लेक्चर के साथ। और जैसे कि आपको याद होगा कि हम फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे डीबीएमएस के, यानी डेटाबेस क्या क्या बुनियादी फीचर्स होते हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें फैसिलिटेट कर रही होती हैं एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ऑपरेशंस जो हमने डिनाई करने हैं जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थे, यानी वो डिसएडवांटेजेस जिनको ओवरकम करना है हमने, उनके लिए क्या क्या हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो डीबीएमएस प्रोवाइड। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपको याद होगा, डाटा डिक्शनरी को। और डाटा डिक्शनरी में मैंने आपको बताया था कि मेटा डाटा मौजूद होता है, यानी वो डाटा जो इनकमिंग डाटा को कंट्रोल कर रहा होता है। और हम इससे आगे चलेंगे और आज की बात हम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आज हम फीचर्स को वाइंड अप करेंगे। आज की बात हम स्टार्ट करेंगे यूटिलिटीज़। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वो बुनियादी तौर पे दो तरह से डेवलप होता है, यानी दो तरह से उसकी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डेवलप की जाती हैं। एक उसका फ्रंट एंड होता है और एक उसका बैक एंड होता है। बैक एंड वो जहाँ पे डाटा को मुस्तकिल तौर पे स्टोर किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पे उसको एक्सेस किया जाएगा। और वो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि उसकी डेटाबेस होती है, और डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए हम पढ़ रहे थे कि डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट को काम कर रहा होता है। वहाँ डीबीएमएस में ही हम डेटाबेस बनाएंगे, यानी डाटा को स्टोर करेंगे, डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन उसी पे परफॉर्म करेंगे। अगर हमें कभी उसके रिट्रीवल की ज़रूरत है तो हम उसको रिट्रीव करेंगे, तो डीबीएमएस से ही हम रिट्रीव करेंगे। डीबीएमएस हमें डाटा को रिट्रीव करवाएगा बुनियादी तौर पर। फ्रंट एंड जो है वो आपको मैंने कई बार बताया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिज़ाइन होता है आमतौर पे, और इससे यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो फॉर्म्स वो रिपोर्ट्स डिज़ाइन की जाती हैं जिनके ज़रिए से आप डाटा जो है वो इनपुट दे सकेंगे डीबीएमएस में, और फिर उसको एज आउटपुट जो है वो एक्सेस कर सकेंगे रिपोर्ट के ऊपर। तो ये फ्रंट एंड के तौर पे आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनसे डिज़ाइंड कंपोनेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे से जो है वो रिलेट किए जाते हैं, यानी इनकी कनेक्टिविटी डेवलप की जाती है, फिर ये बैकअप सॉफ्टवेयर के तौर पे हमारे पास सिस्टम है। तो दूसरा अहम फैक्टर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसमें डेटाबेस को मैनेज किया जा सके, डाटा को स्टोर किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके, उस पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें। तो फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी उसका अहम हिस्सा होते हैं जिनसे फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए से आप देखते हैं मेडिकल स्टोर पे जब आप दवा परचेज करते हैं तो उसके सामने एक फॉर्म आता है जिसके ज़रिए से वो एंट्रीज कर रहा होता है मेडिसिन की, और कितने यूनिट्स आपने परचेज किए हैं। बिल जनरेशन के लिए एक ख़ास किस्म की रिपोर्ट जो है उसके सामने डिस्प्ले हो रही होती है। ये बुनियादी तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डेवलप किया गया फ्रंट एंड होता है। तो ये भी एक अहम कंपोनेंट होता है किसी सॉफ्टवेयर का। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब कंप्लीट होता है तो उसमें इसका भी एक अहम रोल है, जाहिर है। तो DBMS utility are programs that are used to database by processing data। और जब हम DBMS की यूटिलिटीज़ की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो डाटा पे डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस पे एक अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। तो कहते हैं रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स, सम यूटिलिटीज आर यूज्ड फॉर बैकअप एंड रिकवरी। तो डीबीएमएस फुल ऑफ यूटिलिटीज है, यानी ऐसे कंपोनेंट से भरा हुआ है, ऐसे सब सॉफ्टवेयर से भरा हुआ है जो आपको डेटाबेस पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने में, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके बैकअप के लिए एक अहम रोल जो है वो अदा कर रहे होते हैं। तो है ही बुनियादी तौर पर जब हम डीबीएमएस को डिफाइन करते हैं, हमने डिफाइन किया था तो हमने यही कहा था कि ये सेट ऑफ यूटिलिटीज है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज्ड टू create, maintain and perform different set of operations on the database। तो database की creation, उसकी maintenance, उस पर different set of operations perform करने के लिए ये set of utilities ही है, set of softwares ही है। क्यूरी लैंग्वेज एक बहुत अहम कंपोनेंट है डीबीएमएस का। बुनियादी तौर पे क्यूरी लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस सिर्फ एक स्टेटमेंट या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख के परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस। जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इसी तरह क्यूरी लैंग्वेज में भी स्टेटमेंट लिखी जाती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाती है। और आप इस और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। हम चैप्टर नंबर 6 से इंशाल्लाह आपको कुछ क्यूरीज पढ़ाना शुरू करेंगे। एसक्यूएल का आपको डीप
इंट्रोडक्शन जो वो चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा, और हम वो टेक्निक्स, वो टेक्नोलॉजीज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप क्यूरी लिख सकते हैं और किस तरह से आप उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस के लिए ऑन द डेटाबेस। तो कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है ये। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो क्योंकि प्रोसीजरल लैंग्वेज होती हैं तो वो इसकी निस्बत जो है वो कहीं ज़्यादा मुश्किल होती हैं। ये इसमें आपको बने बनाए क्लास मिलते हैं, आपको बने बनाए जो है वो स्टेटमेंट्स मिलते हैं जिसको आप यूटिलाइज करके और फिर आप जो है वो सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस में इस्तेमाल होती है अभी मैं बता रहा था वो एसक्यूएल है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बड़े बड़े डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल को इस्तेमाल करते हैं आप क्यूरी लिखने और सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। आप एसक्यूएल के जरिए बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर। आपने अगर नया डाटा ऐड करना है यानी किसी नई इंस्टेंस का डाटा ऐड करना है, मिसाल के तौर पे टीचर का टेबल पहले से मौजूद है, आप उसमें नए टीचर का डाटा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी एसक्यूएल के जरिए से हो सकता है। बजाय इसके कि आप टेबल में जाके एक एक फील्ड को ऐड करें, आप एक क्यूरी लिख के भी उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपने डिलीट करना है डाटा पहले से एग्जिस्टिंग टेबल में तो वो भी क्यूरी लिख के किया जा सकता है। आपने उसमें तब्दीली लानी है, चेंज करना है किसी फील्ड को तो वो भी हो सकता है। इवन नया टेबल क्रिएट हो सकता है, नई फाइल क्रिएट हो सकती है, पुरानी फाइल को डिलीट किया जा सकता है। तो ये सारे सेट ऑफ ऑपरेशन जो आप डेटाबेस में आमतौर पर परफॉर्म करते हैं वो क्यूरी लिख के परफॉर्म किए जा सकते हैं। क्यूरीज को किस तरह लिखते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, एसक्यूएल जब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो फिर हम इन ऑपरेशन से इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से फेमिलियर भी हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत अहम कंपोनेंट है आमतौर पर एक डेटाबेस मैनेजमेंट, क्यूरी लैंग्वेज। कहते हैं क्यूरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेजेस एसक्यूएल है, और मैं बता रहा था कि बहुत सारे डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं इंक्लूडिंग एम एस एक्सेस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सिलेबस के अंदर आने वाले चैप्टर्स में, और माई एसक्यूएल सर्वर है या ओरेकल है, उसमें सब में एसक्यूएल को इस्तेमाल किया जा सकता है। इट स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। The statements of SQL are written in simple English like sentences। मैंने बताया वो मुश्किल ये लैंग्वेजेस नहीं है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, आसान लैंग्वेजेस। Some important commands of SQL are select, delete। तो मैंने आपको बताया आपको बनी बनाई कमांड्स और क्लासेस मिलेंगे जिनको आप इस्तेमाल करके और उनका आसानी से इस्तेमाल सीख के आप फिर उनकी यूटिलाइजेशन तो शुरू कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट है, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट, इंसर्ट, इंशाल्लाह हम इन क्लासेस को देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। और कहता है एसक्यूएल कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस से मैंने आपको कहा कि बहुत सारे आप सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल की क्रिएशन है, नया टेबल क्रिएट करना, नई एंटिटीज से रिलेटेड डाटा जो है सेव करने के लिए, और टेबल्स में डाटा पहले से मौजूदा टेबल्स में डाटा एंटर करना, नई एंटिटी इंस्टेंस का रिकॉर्ड ले भी मैं एग्जांपल दे रहा था। स्टूडेंट का टेबल पहले से मौजूद है, नए स्टूडेंट का डाटा एंटर जो किया जा सकता है। रिट्रीव डाटा फ्रॉम टेबल्स, और पहले से मौजूदा डाटा को जब चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं टेबल्स में डाटा, ये चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं टेबल्स का डाटा, और इवन टेबल्स को भी डिलीट कर एसक्यूएल के जरिए। रिपोर्ट जनरेटर, देखें रिपोर्ट्स आमतौर पे एक बहुत अहम हिस्सा होती हैं एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप में बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करना होता है जो आपका मौजूदा डाटा होता है। देखिए आप डाटा सेव ही इसलिए कर रहे होते हैं मुस्तकिल तौर पे, डाटाबेस का हिस्सा इसलिए उसको बना रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप देख सकें, आप उसमें मुख्तलिफ इकसाम की रिपोर्ट्स जो हैं वो इससे जनरेट कर सकें। यानी आमतौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस को मेंटेन करने का मकसद होता है कि कितना उसका प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और कितने उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रेजेंट थे, कितनी उनकी सैलरीज बनी, अकाउंट्स की मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, इस तरह की रिपोर्ट्स वो सारे देख सकें, जनरेट कर सकें उस डाटा से। तो रिपोर्ट्स एक इंतहाई अहम फैक्टर है डाटाबेस का जो बार बार जनरेट होती रहती हैं किसी भी डाटाबेस सिस्टम से। तो रिपोर्ट जनरेटर जो आपको रिपोर्ट्स जनरेट करवा के देगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, जैसा फॉर्मेट आप चाहेंगे वैसा बना लेंगे उसको। हम इंशाल्लाह चैप्टर्स में देखें भी कि रिपोर्ट जो है वो किस तरह से डिज़ाइन। तो रिपोर्ट जनरेटर जो है वो एक इंतहाई अहम फैक्टर है, और ये एक बैकबोन कंसिडर होता है एक डेटाबेस मैनेजमेंट। कहता है रिपोर्ट जनरेटर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स
और रिपोर्ट्स हमने जाहिर है देखनी होती हैं डेटाबेस से। It retrieves data from databases and displays it in different formats. वो इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ टेबल से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी मर्जी के फॉर्मेट में, जैसा आप रिपोर्ट फॉर्मेट मैंने बताया आप बनाना चाहें उसमें आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। द यूज़र कैन यूज़ रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट पेज नंबर, डेट्स, टाइटल्स, कॉलम्स, हेडिंग्स। तो आप पहले से मौजूदा डाटा की ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। आप उस पर पेज नंबर भी लगा सकते हैं, डेट भी ऐड कर सकते हैं रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर, टाइटल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, और इवन आप कॉलम की हेडिंग्स को चेंज करके वहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी अगर टेबल में जो कॉलम की हेडिंग थी वो कुछ और थी और आप रिपोर्ट में उसी कॉलम के डाटा को किसी और हेडिंग से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। और कहते हैं कि द यूजर्स कैन प्रोड्यूस यूजफुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बाय यूज। आपको मैंने बताया कि आप अपनी मर्जी के फॉर्मेट के मुताबिक अट्रैक्टिव सी खूबसूरत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो डिजाइन कर सकते हैं रिपोर्ट जनरेट से, और हम इसको ज़रूर यूटिलाइज करके देखेंगे। उसके बाद एक्सेस सिक्योरिटी एक बहुत अहम फैक्टर डीबीएमएस का जो है वो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके कि देखिए हर किस्म के यूज़र को हर किस्म की एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो यूज़र डीबीएमएस को एक्सेस कर रहा है वो ऑथराइज होना चाहिए, यानी उसको एक्सेस के राइट्स होने चाहिए तो ही वो उसको एक्सेस कर सके। ऐसे नहीं है कि कोई भी यूज़र जो है वो सिस्टम पे जब लॉग इन करता है तो वो आपके डाटाबेस को एक्सेस कर सके। डेटाबेसेस के लिए अलग से जो है वो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, और उसके लिए पासवर्ड या इस तरह की कोई मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो होनी चाहिए ताकि आप एक्सेस को मॉनिटर कर सकें। और फिर सारे यूजर्स जिनको पासवर्ड असाइन किए गए हैं उन सबको सारे डाटा पर एक्सेस जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। मैंने उस दिन भी बात की थी कि अगर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो वो सिर्फ डाटा एंट्री कर सके, एक अकाउंटेंट है तो वो सिर्फ अकाउंट्स का डाटा आपके सिस्टम से एक्सेस कर सके, आपकी डाटाबेस से एक्सेस कर सके। हाँ अलबत्ता एक चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको पूरे डाटा तक एक्सेस होना। तो हर यूजर को एक जैसी एक्सेस यानी सारे डाटा तक एक्सेस नहीं, बल्कि हम एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डेटाबेस में व्यूज जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में कि व्यूज किस तरह से बनाए जाते हैं। उसमें हम ये होता है कि एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी मर्जी के, यानी एक अगर टेबल है तो उसमें से अगर हम सिर्फ 3 फील्ड्स तक जो है वो दिखाना चाहते हैं किसी यूजर को, बाकी फील्ड्स जो है वो उससे हाइड करना चाहते हैं, वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये फील्ड्स भी उस टेबल में मौजूद है। वैसा बिल्कुल किया जा सकता है। सेलेक्टेड एक्सेस जो है वो हम मुख्तलिफ टेबल से दे सकते हैं आसानी किसी यूजर को, और यही जो है वो बेहतरीन सिक्योरिटी कंसिडर होती है डाटा की। कहता है एक्सेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से हिफाजत होनी चाहिए, चाहे वो उस यूज़र का जो है वो पासवर्ड असाइंड भी हो, लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक डाटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज नहीं है तो फिर उसको एक्सेस नहीं चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स डीबीएमएस प्रोवाइड करते हैं इस हवाले से, जिसमें पासवर्ड्स की फैसिलिटी की मैं बात कर रहा था कि अलग अलग यूज़र के अकाउंट्स जनरेट होते हैं, पासवर्ड असाइन होते हैं, और जब तक वो करेक्ट पासवर्ड नहीं देगा तो उसको डाटा डिक्शनरी से मैच करके एक्सेस की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती। कहते हैं सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड बाय अलाउइंग एक्सेस टू डेटाबेस थ्रू द यूज ऑफ पासवर्ड्स, और डिफरेंट यूजर्स ऑफ डेटाबेस में हैव डिफरेंट ऑफ एक्सेस राइट्स टू द डेटाबेस। अभी हम बात कर रहे थे कि इवन पासवर्ड हो भी तो भी तमाम यूजर्स को डिफरेंट जो राइट्स ऑफ एक्सेस हैं वो एक जैसा राइट ऑफ एक्सेस को नहीं मिलना चाहिए। फिर बैकअप एंड रिकवरी, जाहिर है आपके डाटाबेस का डाटा इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, और अगर इसका लॉस हो जाए वो बहुत बड़ा लॉस जो है वो कंसिडर होता है। इवन डिवाइसेस से ज़्यादा बड़ा लॉस जो है वो कंसिडर होता है आपके डाटाबेस के डाटा का लॉस। तो किसी सूरत भी आप डाटाबेस का डाटा जो है उसको लॉस होते हुए नहीं देखना है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी ये है कि प्रॉपर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर आपको डीबीएम करें। यानी आप एक एडिशनल कॉपी, 2-4 एडिशनल कॉपीज ऑफ डाटा जो है वो साथ साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस पे मेंटेन करते रहें। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 के अंदर कि बैकअप लेने के लिए आप प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल ना करें,
यानी बात करने का मकसद ये है कि जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो प्राइमरीली यूज़ हो रही है, जैसे हार्ड डिस्क है और उस पर आपका सारा डाटा है, तो बैकअप इसी पे ना लें, बल्कि एक डिफरेंट किस्म की जो स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो एक एडिशनल हार्ड डिस्क आप उसमें लगाएं या फिर आपके पास फ्लैश ड्राइव हो, डीवीडी हो, तो उस पर आप जो है वो बैकअप दे रहें, ताकि अगर आपकी सेकेंडरी डिवाइस जो प्राइमरीली स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो अगर उसमें कोई इशू आता है तो आप अपना डाटा जो है उसको रिकवर कर सकें दूसरी स्टोरेज डिवाइस। तो डीबीएमएस को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम जिस डिवाइस पे चाहें, जिस लोकेशन पे चाहें, एक एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा जो है वो भी साथ साथ मेंटेन होती रहे और ज़रूरत पड़ने पे हम उसको रिकवर कर सकें। तो ये फीचर भी एक इंतहाई होता है डीबीएमएस का। तो कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप और रिकवरी की फैसिलिटी है वो इसको देनी चाहिए, और बैकअप फैसिलिटी एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। तो बैकअप हम एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा को ही कहते हैं। डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल इफ ओरिजिनल फाइल इज लॉस्ट और डैमेज। और अगर आपकी जो ओरिजिनल फाइल मेंटेन हो रही है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है, तो आप इस बैकअप फाइल को जो है वो रिकवर कर सकें या आप फिर यूटिलाइज कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो ये वो फीचर्स हैं जो एक डीबीएमएस में आमतौर पे ज़रूर जो है वो मौजूद होने चाहिए। और इन्हीं फीचर्स के साथ हमारे आज का लेक्चर जो है उसका अख्ताम होता है। तो माइंड अप करते हैं। अगेन आपके अगर कोई सवाल है बताइएगा, के लिए आपके पास सिर्फ मेथोडोलॉजीज हैं, जिसमें से एक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।